इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी विलन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई भी हीरो हीरोइन को परेशान नहीं करता, इलेक्ट्रॉन कोई विशियस इंटेंशंस नहीं रखता। यहाँ पर नेगेटिव का वो मतलब नहीं है जो हम लोग स्टोरीज में पढ़ते हैं कि वो एक नेगेटिव करेक्टर है और ये एक पॉजिटिव करेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानते या जिन्होंने भी माना वो अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानते तो भी इलेक्ट्रॉन वही करता जो वो नेगेटिव होके कर रहा है। ठीक है, ये रिलेटिव मैटर है। हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो हम लोग पहले ये समझेंगे कि कितने तरीके के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं और उससे भी पहले कि क्या चीज़ इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो उसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि जो वर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज है या जो वर्ड चार्ज है वो कभी भी दिखने जैसी चीज़ नहीं है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी ज़रूर है, वो फिजिकल क्वांटिटी ज़रूर है, लेकिन वो फिजिकली विजिबल नहीं है। पहली बात तो चार्ज जो चीज़ है, इट इज़ अगेन समथिंग, इट इज़ लाइक ऑनेस्टी, इट इज़ लाइक इंटीग्रिटी, इट इज़ लाइक ब्यूटी और समथिंग लाइक दैट। इसका मतलब कि चार्ज इज़ द प्रॉपर्टी, चार्ज इज़ द क्वालिटी ऑफ मैटर। चार्ज, we can say charge is property of matter. Charge is property of subatomic, you can say. Charge is the property of matter which causes force. ये एक बात यहाँ पर आती है कि फोर्स का कारण जो है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। एक जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी होती है जिसमें एक चीज को कॉज माना जाता है और दूसरी चीज को इफेक्ट माना जाता है, तो वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्स अगर कहीं पर कोई चीज है, और फोर्स आप जानते हैं क्या चीज है, वही फोर्स जैसा फोर्स होता है न्यूटन के हिसाब से अगर आप समझते हैं कि इसका मतलब कि समथिंग विच इज ट्राइंग टू चेंज योर करंट स्टेट। इसका मतलब कि आपकी जो करंट स्टेट है उसमें जो चेंज करने की कोशिश करती है एजेंसी, उसका नाम फोर्स होता है। और ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि चार्ज और फोर्स का हमेशा रिलेशन है, और वो रिलेशन भी ऐसा है कि अगर चार्ज कॉज है तो फोर्स इफेक्ट है, ऐसा रिलेशन है। ध्यान से समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तीन तरीके के फंडामेंटल फोर्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए कि अगर तीन तरीके के फंडामेंटल फोर्स हैं, जो कि तीनों तरीके के फोर्स आप जानते हैं। पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला नहीं होता है वो पहले, क्योंकि इस ऑर्डर में हम लोगों को पढ़ाया जाता है इसलिए मैंने कह दिया पहला फोर्स है। पहला दूसरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इस चैप्टर में। और तीसरा फोर्स जो फंडामेंटल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि इन जनरल चार्ज एंड फोर्स आर कॉज एंड इफेक्ट। तो जितने तरीके के फोर्स हैं उतने तरीके के चार्जेस होने चाहिए। इसका मतलब यहां पर एक चार्ज होना चाहिए ग्रेविटेशनल चार्ज, एक चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज, और एक चार्ज होना चाहिए मैग्नेटिक चार्ज। तो ये आप समझ रहे हैं कि अगर चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब वो वाली फंडामेंटल नहीं है, वो वाली फंडामेंटल में तो जो हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं उसमें तो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन अगर चार्ज को हम लोग फंडामेंटल मान रहे हैं, इसका मतलब कि कॉज मान रहे हैं और उसका इफेक्ट फोर्स है, तो जितने तरीके के फोर्स हैं उतने तरीके का चार्ज है। अब एक बात समझिए कि अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन हमारे दिमाग में आता है। ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा, इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी वाला, ग्रेविटेशनल फोर्स की दो मासेस। फिर हम लोग जब कूलम लॉ में आते हैं, कूलम लॉ का डिटेल हम लोग अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में, जो ये टॉपिक है चार्जेस और फील्ड, चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चार्ज और फील्ड के बीच में जो चीज है वो है फोर्स। इसका मतलब चार्ज कॉजेस फोर्स एंड देन फोर्स डिफाइन फील्ड। तो इसका जो फोर्स होता है, ये फोर्स ऐसा होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कूलम्स लॉ का डिटेल। चार्ज समझने के लिए मैं क्यों यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ,
मैग्नेटिक फोर्स में भी ऐसा होता है, मैग्नेटोस्टैटिक जो हमारा टॉपिक है, अगर हम यहाँ पर कोई एक कांस्टेंट c ले लें जिसकी बाद में वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आती है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक चार्ज को भी ऐसे करके डिफाइन किया जा सकता है। मैं केवल एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इन तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटी के नाम पर क्या है? सिमिलैरिटी के नाम पर हमको ये बात दिख रही है कि तीनों ही फोर्स कहीं ना कहीं इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हमने इन तीनों फोर्सेस के फंडामेंटल जो बेसिक फॉर्मूला है, इसके फर्दर बहुत दूसरे तरीके के इलेक्ट्रिक फोर्स में तो और कई तरीके के फॉर्मूला मिलेंगे, कंसेप्ट अलग नहीं होगा। कंसेप्ट यही है कि जैसे इसका इलेक्ट्रिक फोर्स का जो बेसिक है वो कूलम ने बताया, ये वाली चीज अगर आपको कूलम ने बताई है तो ये वाली चीज कहीं आपको न्यूटन ने बताई है, और ये वाला फोर्स कहीं पर लॉरेंज या अब क्या हुआ कि उनका ये कहना था कि जो ये तो चलिए कांस्टेंट हो गए, ये जो चीज है यहां पर जो चीज है इसको ये लोग चार्ज कह रहे हैं। जब मैथमेटिक्स के फॉर्म में आता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल चार्ज है उस ग्रेविटेशनल चार्ज का दूसरा नाम है मास। बहुत ध्यान से देखिए, ग्रेविटेशनल चार्ज का दूसरा नाम है मास। ये जो मास आप लोगों ने पढ़ा, ये जिसकी यूनिट केजी आपने पढ़ी, ये जिसके दो फॉर्म आपने पढ़े कि एक इनर्शियल मास है, ग्रेविटेशनल मास है, इसमें बेसिक बात यही है कि ये ग्रेविटेशनल चार्ज है। इसका मतलब कि जो प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैटर की मतलब क्या कि उसी मैटर का मतलब क्या कि एक हम लोग अगर फंडामेंटल पार्टिकल जो हमारा है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के केस में ये इलेक्ट्रॉन तीनों तरीके की प्रॉपर्टीज शो करता है। तीनों तरीके की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या कि इसका ग्रेविटेशनल चार्ज भी होगा, इसी का इलेक्ट्रिक चार्ज भी होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक चार्ज भी होगा। ये बात समझिए, समझ पा रहे हैं? जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप ये बात जानते हैं कि वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप ये बात जानते हैं कि उसका मास जो है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है, जिस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आप ऐसा जानते हैं कि वो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। बहुत ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक चार्ज आने जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक चार्ज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसका ग्रेविटेशनल चार्ज जिसको हम लोग मास कह रहे हैं वो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये जो ग्रेविटेशनल चार्ज है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? इसलिए क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्शन ही होता है। इसका मतलब दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन ही काम करता है, भले ही दो छोटे मास हों या दो बड़े मास हों, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज नेचर। पर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में आते हैं तो ये अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग दो चार्ज डिफाइन किए जाएंगे, उसमें से एक हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये बात समझिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। पहली बात कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया, दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों है। पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए लिया कि बहुत जो शुरू में 400 साल पहले जिसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया इससे संबंधित, उनका नाम था थेल्स। तो थेल्स भाई साहब ने क्या कहा था? थेल्स ने ये एक्सपेरिमेंट, जिसको आपने किसी ना किसी लेवल पे जरूर पढ़ा है या सुना है या किया भी है, कि उन्होंने कहा कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव, फिर वो पूरा एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रब किया। मैं लिख दे रहा हूँ, आपको याद भी होगा, ऐसा नहीं था। एक ग्लास रॉड
प्लस सिल्क क्लॉथ का एक्सपेरिमेंट था, और एक एबोनाइट रॉड और फर का एक्सपेरिमेंट था। ये दो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, इन दोनों को आपस में रब किया, इन दोनों को रब किया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो दोनों रॉड्स थी, एक एबोनाइट रॉड और एक ये ग्लास रॉड, ये दोनों आपस में रिपेल हो रही थी। इसी तरीके से जो दो क्लॉथ थे, सिल्क क्लॉथ और जो दोनों फर, आपस में रिपेल हो रहे थे, लेकिन ग्लास रॉड और सिल्क एक दूसरे से रब करने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इन्होंने यहां पर ये रूल दिया, थेल्स ने। इनिशियली जब इस बात का एक्सप्लेनेशन आया तब कुछ ऐसा कहा गया था कि देयर इज सम लिक्विड एक्सचेंज बिटवीन द टू, ग्लास रॉड और सिल्क के बीच में कोई एक लिक्विड का एक्सचेंज। लेकिन बाद में जो थ्योरी आई, उस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग 2 मिनट में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी का क्या मतलब है। मैं एक लाइन में आपको अभी बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मतलब है कि जो भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो भी चार्ज का ट्रांसफर होता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और वो क्यों होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये हम लोग 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर ये बात मानी कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब कि 2 ऑपोजिट चार्ज हमको बताने थे, ऑपोजिट नेचर है, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस यहां पर इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वाले केस में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 2 ऑपोजिट चार्जेस, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 2 ऑपोजिट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर नेम्ड सो का मतलब कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मैथ्स का शब्द है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी विलन नहीं है, इलेक्ट्रॉन कोई भी हीरो हीरोइन को परेशान नहीं करता, इलेक्ट्रॉन कोई विशियस इंटेंशंस नहीं रखता। यहाँ पर नेगेटिव का वो मतलब नहीं है जो हम लोग स्टोरीज में पढ़ते हैं कि वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है और ये एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानते, या जिन्होंने भी माना वो अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मानते, तो भी इलेक्ट्रॉन वही करता जो वो नेगेटिव होके कर रहा है। ठीक है, ये रिलेटिव मैटर है। तो हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 तरीके के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक चार्जेस हैं, अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक, आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपने देखा है, जबकि आपने देखा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को आप देखा कह रहे हैं वो देखा ऐसा होता है कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज यहां बनाया और एक नेगेटिव चार्ज यहां बनाया, ये कह दिया Q1 है, ये कह दिया Q2 है, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोर्स का नाम F21 रख दिया, ये वाला चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोर्स का नाम F12 रख दिया। तो भाई ऐसे देखा है कि अगर बात है तो ऐसे तो पूरी दुनिया ने एफिल टावर देखा है और पूरी दुनिया ने सब कुछ देखा है। ये तो फोटो है भाई, चार्ज को देखना ऐसा नहीं होता है कि फोटो में अगर हम लोगों ने दिखा दिया, अपने इमेजिनेशन से हम लोगों ने दिखा दिया, अपनी कही हुई बात को या किसी एक साइंटिस्ट की कही हुई बात को जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने अगर कोई एक डायग्राम बना दिया, कोई एक पिक्चर में, क्योंकि हमको वहां पर डिस्टेंस R दिखाना था। जितने भी ये केसेस हैं, मास का भी केस है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे कभी कि जिस चीज को मैंने यहां पर ग्रेविटेशनल चार्ज कह दिया, जिस चीज को आप प्यार से मास कहते हैं, वो आपको अपना लगता है, बहुत अपना है भी अपना, लेकिन आपने देखा नहीं है उसको। आपने ऑब्जेक्ट देखा है, आपने बॉडी देखी है, आपने मास को फील किया है बाय इट्स डेफिनेशन, कि ये जो चीज है कि अगर हम किसी वेइंग मशीन पर खड़े हो जाते हैं तो वो जितना फोर्स हम वेइंग मशीन की स्प्रिंग पर एक्सर्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसका पॉइंटर मूव कर रहा है, या उतने ही फोर्स के हिसाब से उसको डिजिटली हम लोगों ने कोड कर रखा है तो उसमें डिजिटल डिस्प्ले हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ग्रेविटेशनल मास जो है, ग्रेविटेशनल चार्ज जो है जिसको हम लोग मास कह रहे हैं, वो आपने देखा नहीं है। ठीक बात। मैग्नेटिक चार्ज के, मैग्नेटिक फोर्स भी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी दोनों तरीके का होता है, अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है।
तो क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स भी दो तरीके का है, इसलिए मैग्नेटिक चार्ज भी हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन इसका तरीका इलेक्ट्रिक फोर्स वाले तरीके से थोड़ा सा अलग है। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, और बहुत ही कॉमन तो नहीं, हाँ बहुत ही कॉमन भी है और बहुत फैसिनेटिंग भी है। फैसिनेटिंग का मतलब कि दो ऑपोजिट चार्ज, मैंने यहां पर ये बोला कि ग्रेविटेशनल चार्ज हमेशा पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। क्यों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? क्योंकि फोर्स दो तरीके का है, इसलिए चार्ज भी दो तरीके का होगा। हम ये जस्टिफाई करते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इसलिए हम लोगों को दो तरीके के चार्ज डिफाइन करने पड़े। मैग्नेटिक चार्ज के केस में हम लोग दो तरीके के मैग्नेटिक चार्ज डिफाइन करते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक चार्ज दो तरीके का है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल सारे लोगों ने सुना है, और सबसे ज्यादा पॉपुलर ये चीज होती है एक बार मैग्नेट के अंदर। ठीक है, जिन लोगों ने भी बार मैग्नेट पढ़ा है या जिनको अगर नहीं डिटेल में पढ़ा है तो भी कुछ इस तरीके का रफ आइडिया जरूर है कि बार मैग्नेट एक ऐसा किटकैट बार जैसी एक चीज होती है। वो किटकैट एक चॉकलेट का ब्रांड है, चॉकलेट वेफर का, तो उसमें भी उसके जैसा दिखता है बार मैग्नेट। तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि एक पोल साउथ है और एक पोल नॉर्थ है। तो इसको क्योंकि ये इतना मैंने बताया, क्योंकि जब कोई चीज बहुत फैसिनेशन से आपको समझाई जाती है तो आप उसको वैसा ही एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब कि अगर आप मैग्नेट को या इस आयरन बार को, जो ये रेड कलर का, रेड पेंट कर देते हैं, रेड नहीं होता है वो तो आयरन का कलर वैसा, तो इसमें ये समझाया जाता है कि साउथ पोल है थोड़ा सा अंदर है, नॉर्थ पोल है वो थोड़ा सा अंदर है, और जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो मैग्नेटिक लेंथ अलग है, ज्योमेट्रिकल लेंथ अलग है, ये लेंथ इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है, ये लेंथ इसकी मैग्नेटिक लेंथ है। ऐसा कुछ भी मैग्नेट के अंदर नहीं होता है। आप अगर किसी बार मैग्नेट को तोड़ें और अगर कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसी कोई चीज है या कोई ऐसा डॉट है या कोई ऐसी कॉन्सेंट्रेटेड चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल मैथमेटिकल जस्टिफिकेशंस के लिए होता है। आप धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करी या हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करी। ध्यान से सुनिएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये एक सवाल है। क्यों? क्योंकि जब दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है तो जो लोग सोचते हैं, केवल सुनते नहीं है या केवल बोलते नहीं है, सुनने और बोलने के बीच में सोचना भी होता है, थिंक। तो ये जो लोग सोचते हैं उन लोगों ने ये सोचा कि क्या दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो इन लोगों ने डिफाइन किया, क्या दुनिया के किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है? तब जवाब आया नहीं, किसी भी दो चार्ज के बीच में नहीं लग रहा है। तो तब हम लोगों ने फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड वर्ड डिफाइन किया, और फिर फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारे इसी चैप्टर में है, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। हम लोग ये सब समझ के ही बाहर निकलेंगे अब जब एक बार चक्रव्यूह में आ गए। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे उसमें इलेक्ट्रिक के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव था, मैग्नेटिक के केस में नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ऐसा क्यों बताया जा रहा है, 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करिए। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका कारण होता है करंट। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का कारण होता है करंट। बहुत ध्यान से देखिए, करंट का मतलब कि एक लूप में, एक क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट हम लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन मान लेते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि दुनिया में जहां कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फोर्स होगा, वहां पर कोई एक करंट जरूर होगा, इंक्लूडिंग द एटम। एटम में भी जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो इक्विवेलेंट टू करंट होता है। हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि नॉर्थ और साउथ का क्या मतलब है। ये देखिए, नॉर्थ और साउथ का मतलब है, साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज। दिख रहा है आपको, अंग्रेजी अल्फाबेट का एक लेटर एस जो कि क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए उसका नाम साउथ पोल है। अंग्रेजी अल्फाबेट का दूसरा एक लेटर एन जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, रिवाइंड करके सुन लीजिए कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये साउथ पोल का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है।
हम लोग ऐसा थंब निकालते हैं और फिर अंदर का मतलब यहाँ पर एक क्रॉस बना देते हैं और बाहर का मतलब यहाँ पर एक डॉट बना देते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता अलग, क्योंकि वो अलग है ही नहीं। जब एक ही चीज है, इसका मतलब कि एक चीज जो क्लॉकवाइज है मेरे लिए वो आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है, और एक चीज जो इसका मतलब कि ये एक ही चीज को दो तरफ से देखना है। एक तरफ अगर यहां पर एक लूप ऐसा है, इधर वाला अगर इंसान उसको क्लॉकवाइज बोलेगा तो इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा। नॉर्थ और साउथ का सिर्फ ये मतलब है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स के बेसिस पर हम लोग ये बात डिफाइन करते हैं कि नॉर्थ और साउथ पोल है। आप समझ गए, तीन तरीके के फोर्स, तीन तरीके के चार्ज। फोर्स और चार्ज का संबंध ये है कॉज एंड इफेक्ट का। हम लोगों को जो चीज इस चैप्टर में पढ़नी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने पहले भी लिखा, हम लोग ये बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी चीज है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का नाम इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके लिए हम लोग सिंबल क्यू यूज करते हैं, कभी कभी स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू भी यूज करते हैं। दूसरी बात ये कि ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ये यूज की जाएगी। तीसरी बात ये कि इसकी एसआई यूनिट कूलम है और प्रैक्टिकल यूनिट यूजुअली माइक्रो कूलम होती है। जो ये वाली यूनिट है -19 कूलम में, देखिए तो माइक्रो अगर मैं कह रहा हूं तो माइक्रो तो बहुत ही हाई यूनिट हो गई। इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में 10⁻⁻6 है और एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 है, इसका मतलब 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी। अब आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कह रही है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कह रही है कि जब भी हम लोग एक एटम की बात करेंगे, किसकी? एटम की। ये न्यूक्लियस दिखाने की कोशिश है, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, नेवर माइंड। यहां पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ, यहां पर मान लीजिए एक कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से अगर ऑर्बिट हम लोग हायर ले लेंगे तो 2n² के हिसाब से और इलेक्ट्रॉन्स भी यहां पर दिखाए जा सकते हैं। ठीक बात है, ऐसा माना जाता है और इसके पूरे जस्टिफिकेशन है, पूरी थेरीज हैं। थॉमसन से लेकर रदरफोर्ड ने जो सपोर्ट किया और रदरफोर्ड के बाद नील बोर ने जो चीजें कंक्लूड की कि वो ऑर्बिट है और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और वो -13.6/n² है और इस तरीके की बहुत सारी बात। इस फॉर्मूला का मतलब ये होता है, अभी मैं इसकी यूनिट में भी नहीं जा रहा हूं, इसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि इसी चैप्टर के लास्ट में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस, 1 इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट। क्योंकि अभी आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन मालूम है, वोल्ट नहीं मालूम है, इसलिए कोई डराने वाला काम नहीं है, हम लोग आगे समझ लेंगे। आपको सिर्फ एक मोटी मोटी बात ये समझनी है कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n की वैल्यू 1 अगर हम लोग यहां पर रखेंगे तो पहली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6, ये एक्चुअली हाइड्रोजन एटम के लिए है। मैं केवल सिंप्लीफाइड वर्जन आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी होती है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एनर्जी कम होती जाती है। ऊपर का मतलब टेरेस पे नहीं, ऊपर का मतलब ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखेंगे, ये -3.4 आ जाएगा। यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे, ये -13.6/9 का मतलब लगभग 1.5 आ जाएगा। अब एक चीज आ रही है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज इस दुनिया में फ्री है तो कोई एक दूसरी चीज बाउंडेड भी होगी। ये क्या मसला है? ये मसला ये है भाई कि पहले तो हम ये समझें कि फ्री फ्रॉम व्हाट। तो आंसर आता है कि अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज दैट इलेक्ट्रॉन विच इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस, विच इज फ्री फ्रॉम इट्स ओन न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर अपने ही न्यूक्लियस का, अपनी ही फैमिली का, अपने ही सेंटर का, जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वो न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया, उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो तो फ्री है, लेकिन जो बाउंडेड हैं उनके अपने अपने स्केल है। स्केल का मतलब कि कोई किसी से बंधा है, कोई किसी से बंधा है। इसका मतलब कि जो पहली ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ये क्लोजेस्ट है, न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट है।
इसलिए इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। इसलिए इसको फ्री कराने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन इसका दे रहे हैं कि मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ये है कि इसको फ्री कराने के लिए, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो हम लोग जीरो मान रहे हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से। इस फॉर्मूला के हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर पहली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को जीरो करना है, पहली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो करनी है, तो प्लस 13.6 एनर्जी उसको देना पड़ेगा। दूसरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो प्लस 3.4 करना पड़ेगा, तब जीरो होगा। इसका मतलब एक सीधी बात, मोटी बात यह है कि जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वो बहुत थोड़ी सी एनर्जी पाके न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर आ जाएगा, अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, और अगर ऑर्बिट छोड़ देगा तो वो सर्कुलर पाथ नहीं कर पाएगा। उस सिचुएशन में उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग दो मटेरियल्स को, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क, क्या हुआ देखिए, ग्लास रॉड में क्या हुआ कि एक चीज ग्लास रॉड थी और एक चीज सिल्क क्लॉथ था। क्या कहना चाह रहे हैं वो ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ग्लास रॉड में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था कि 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन थे किसी एटम में। एटम का कॉन्फ़िगरेशन आप समझते हैं कि जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड होकर रिवॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि इसमें 50 प्रोटॉन, और इसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन था ग्लास रॉड का वो 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन का था। इसी तरीके से सिल्क के एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन था वो 30 प्रोटॉन और 30 इलेक्ट्रॉन का था। अगर आप एक मोटी बात समझें कि जब हम लोगों ने इसमें यहाँ पर ऑर्बिट की बात करी तो हम लोगों ने ये बात भी मैंने आपको बताई कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² की थ्योरी से आते हैं, जहां पर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जहां पर n क्या होता है? n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हम लोग को बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर 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 यहाँ पर 50 का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे n की वैल्यू 1 रखने पर, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे 2n² में, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से चलता है कि 2 8 18 और फिर 32, n की वैल्यू 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर हो गया और 16 इंटू 2 32 हो गया। इसका मतलब यह है कि 50 इलेक्ट्रॉन वाले एटम में वैलेंस शेल हायर होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा वल्नरेबल होंगे। जब हम इन दोनों को म्यूचुअली रब करेंगे तो हो सकता है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले जाएं। यहां पर दो शब्द हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक शब्द है चार्ज की प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी में, एक शब्द है क्वांटाइजेशन। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इन दोनों को आपको ध्यान से समझना है। क्वांटाइजेशन, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की ही दो प्रॉपर्टीज हैं, एक क्वांटाइजेशन और एक कंजर्वेशन। यहां पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला ना बता के, कि अगर मान लीजिए इससे 5 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गए, इसका मतलब यहां हो गया 50 इलेक्ट्रॉन माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन भाई प्रोटॉन तो वही के वही हैं। प्रोटॉन्स को मैकेनिकल एनर्जी से नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आप ये जिस न्यूक्लियस की कल्पना यहां पर की जा रही थी, आप इसको ऐसे करके देखें तो ये जो न्यूक्लियस की कल्पना हम लोग कर रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, और प्रोटॉन कहां पर हैं? प्रोटॉन तो इसके अंदर हैं, इसके अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन में। यहां पर तो केवल इलेक्ट्रॉन है, और आप देख रहे हैं कि ये कितना रेयर है। ये वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, 10⁻17 kg/m³ होता है। दो प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, प्रोटॉन के केस में दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकली रिपेल करेंगे,
और जो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो होता है, बहुत ध्यान से देखिए, अगर वो ये ऐसा कह रहे हैं कि प्रोटॉन्स का ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ये देखिए m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और दो प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, कि कोई दो प्रोटॉन है किसी एक गिवन डिस्टेंस r पर, तो अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर दें तो ये एफ जी अपॉन एफ ई कुछ इस तरीके का कैलकुलेशन आ जाएगा, g अपॉन के, और ये आ गया m1 m2 और ये आ गया q1 q2। आप समझ रहे हैं कि अगर हम लोग ये दो प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, दो प्रोटॉन्स हैं, केवल प्रोटॉन्स की बात हो रही है, बिल्कुल जनरलाइज नहीं करेंगे। अगर हम लोग केवल प्रोटॉन की बात कर लें तो ये आ जाएगा एफ जी अपॉन एफ ई, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, m की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg and then whole square of it. Q1 and Q2 is the electric charge of proton which is equal in magnitude to the electric charge of electron and with positive sign. So this is 1.6 into 10 to the power -19 whole square. You can do it. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इन सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आती है। वो इसको ध्यान से देखने की कोशिश करिए कि मैंने क्या कंपेयर किया। मैंने ये कंपेयर किया है कि अगर हम लोग दो प्रोटॉन्स का, ये दो प्रोटॉन्स जो हम लोगों ने यहां पर लिए, अगर इन दोनों प्रोटॉन्स के ग्रेविटेशनल फोर्स वर्सेस इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो निकालें तो ये इतना आ रहा है। इसका मतलब एट अ गिवन डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10 टू द पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। माइंड इट, the force between two protons is 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force between the two same electrons, between same protons. And there is an interesting thing कि protons के केस में उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा। ऐसा इसलिए कि अगर दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा तो बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रिक रिपल्शन अ न्यूक्लियस कैन नॉट बी ए स्टेबल स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के साथ नहीं रह पाएंगे। ये जो रेशियो आता है ये 10 टू द पावर 38 आता है। इसका मतलब ये बात आपको समझनी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि ये प्रोटॉन की सिचुएशन है इसलिए रिपल्शन है। तो आप देख रहे हैं कि रिपल्शन इज डोमिनेटिंग, तो न्यूक्लियस नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी न्यूक्लियस है। इट मीन्स द न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, नॉट ऑलवेज देयर इज अ थिंग, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये बात आ गई कि प्रोटॉन की जो सिचुएशन है उसमें न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, यू कैन से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिक रिपल्शन। जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिक रिपल्शन between two protons. That is why a proton is, a nucleus is a stable structure and वो उसकी रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ बात ये हो रही है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को रख किया गया, उसमें से जब भी जो भी डिस्ट्रक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, प्रोटॉन्स के साथ नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो यहां क्या हुआ, ये ऐसा हुआ कि 50 प्रोटॉन्स जो हमारे थे उसको हम लोगों ने ब्रेक कर दिया कि 45 प्रोटॉन प्लस 5 प्रोटॉन इज 45 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए। निकल के गए कहां? निकल के यहां आ गए। ये जो 30 इलेक्ट्रॉन थे सिल्क के, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। अब इस स्टेप को ध्यान से देखिए, ये 45 इलेक्ट्रॉन 45 प्रोटॉन ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हम लोग चार्ज मान रहे हैं और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो 5 प्रोटॉन्स हैं दीज आर डोमिनेटिंग नाउ। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इस सिचुएशन में 5 प्रोटॉन्स आर डोमिनेटिंग, 5 प्रोटॉन्स आर
dominating the electric nature of glass rod. इस सिचुएशन में ये दोनों का आपस में एडजस्टमेंट है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डोमिनेटिंग हो गए. इसका मतलब 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर डोमिनेटिंग हियर. बहुत ध्यान से देखिए. और जो वर्ड आता है वो कुछ और होता है. कुछ और का मतलब कि नॉट वेरी कन्वेंशनल वन. दे से दैट कि यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और फिर वो ये कहते हैं कि ये जो चीज है ये डेफिशिएंट है. डेफिशिएंट का मतलब क्या है? डेफिशिएंट का मतलब समझिए कि ये जो बॉडी है, ये जो ग्लास रॉड है, ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. डेफिशिएंट का मतलब होता है जरूरत से कम. का मतलब जितना जरूरत है उससे जब हमारे पास कम होता है तब ऐसी सिचुएशन को डेफिशिएंसी कहा जाता है. और ये हम ये कह रहे हैं कि ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सिल्क क्लॉथ को हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच मानते हैं. क्या मानते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच. जैसा कि रिच वर्ड है, और आपने देखा कि जहां कहीं भी रिच वर्ड यूज किया जाता है वहां पर उसका यही मतलब होता है किसी भी चीज में रिच हो, पैसे से या किसी भी चीज से. इसका मतलब जरूरत से ज्यादा जब चीज होती है तब हम लोग वर्ड रिच यूज करते हैं. इसका मतलब यहां पर ऐसा कहा जाता है कि जो ये 5 प्रोटॉन्स का चार्ज है, 5 प्रोटॉन्स का चार्ज, दिस इज द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी. और यहां पर जो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दिस इज द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी. समझ पा रहे हैं? तो कोई भी बॉडी जब नेगेटिवली चार्ज कहलाती है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी. और इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी. बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ये होता है कि उसमें एक्सेस जो है वो पॉजिटिव चार्ज का है, या हम लोग पॉजिटिव चार्ज को फ्रेम नहीं बना रहे, क्योंकि हम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नंबर डिस्टर्ब करना इज नॉट दैट इजी. वो उसके लिए हमको न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में जाना पड़ता है. तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये जिस इलेक्ट्रॉन थ्योरी की मैं बात कर रहा था वो ये है कि या तो चीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो नेगेटिवली चार्ज. क्वांटाइजेशन वर्ड जो यहां पर मैंने यूज किया था, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE में N हमेशा इंटीजर होगा. अरे ऐसी क्या बात है भाई, इंटीजर क्यों? इंटीजर इसलिए क्योंकि उनका ये मानना है कि जो भी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, 2 तरीके का, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आ रहा है. तो वो ये कहते हैं कि यहां पर जो n है, दिस n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. तो जब ट्रांसफर हो रहा है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की बात है, तो इलेक्ट्रॉन कभी 3.5 तो नहीं जा सकते ना, या 6.75 तो नहीं जा सकते. एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि लेट्स से कि कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर, लेट्स से कोई एक बॉडी है और उसके ऊपर Q इज इक्वल टू +1 कूलम. ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही सिंपल तो नहीं कहना चाहिए, बहुत ही कॉमन सिचुएशन है. वो बोलते हैं कि Q इज इक्वल टू +1 कूलम है, किसी एक बॉडी के ऊपर +1 कूलम चार्ज है. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड? तो ये कहते हैं कि क्योंकि यहां से Q इज इक्वल टू NE से प्लस NE है, तो n का नंबर अगर हम लोग को निकालना है तो Q अपॉन E हो जाता है. Q अपॉन E का मतलब Q की वैल्यू 1 कूलम ले ली, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. मैं आपको यूनिट लिख के इसलिए दिखा रहा हूं कि n केवल एक
नंबर आएगा ये 10 टू द पावर 19 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब n की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फिर से वही बात आ गई, यहां पर इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि n इंटीजर है और ये आ गया 6.25, यस 6.25 है, लेकिन इसमें 625 के बाद 16 जीरोज है, इसलिए ये इंटीजर है। बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तब किसी बॉडी पर हम ये कह पाएंगे कि उसके ऊपर +1 कूलम चार्ज आया। गॉट इट। अब क्या हुआ कि ऐसी सिचुएशन में वो स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको इस तरीके से फ्रेम किया जाता है कि 4 स्टेटमेंट हैं विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो वो ऐसा स्टेटमेंट भी उसमें कभी कभी स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ये कह दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन, ये नंबर दिया होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकल गए, बिल्कुल निकल गए। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहां पर इन्होंने +1 कह दिया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो हम 1 मिनट में कह देंगे कि अगर कोई किसी भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हम लोग दिखा रहे हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज पर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नेगेटिवली चार्ज है तो। ठीक है, दूसरी चीज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले थे, ग्लास रॉड से जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे, सिल्क क्लॉथ पर उतने इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। समझ गए?